15 मार्च 2013 एक 23 साल की पीएचडी स्कॉलर जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही थी, सुबह अपने कॉलेज डालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा के लैब में गई। कुछ घंटों बाद उसकी लाश उसी लैब के अंदर मिली। उसके बॉडी पर 12 गहरे जख्म थे जो कि सर्जिकल ब्लेड से किए गए थे। ना कोई सीसीटीवी था, ना कोई विटनेस, सिर्फ एक खामोश और एक ब्रूटल मर्डर। एक सिस्टम जो उसकी वार्निंग पहले ही इग्नोर कर चुका था। एक शांत यूनिवर्सिटी कैंपस, एक ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट और एक ऐसी खामोशी जिसमें छुपा था एक ऐसा राज जिसने सिर्फ एक शहर ही नहीं पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है नेहा शर्मा की, जिसके सपने, कैरियर और उसकी जिंदगी सब कुछ एक ही दिन में छीन लिया गया। डालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा एक रेपुटेड और पीसफुल यूनिवर्सिटी थी। यही 23 साल की नेहा शर्मा नैनो बायोटेक्नोलॉजी में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही थी। एक साइलेंट और जीनियस, फोकस्ड और डेडिकेटेड स्टूडेंट थी और अपने परिवार की उम्मीद थी। लेकिन 15 मार्च 2013 एक ऐसी तारीख बन गई जहां एक साइंटिस्ट के सपने ही नहीं, उसके सांसें ही छीन ली गई उससे। अगली सुबह नेहा की लाश उसके ही यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी लैब में मिली। चेहरा पेपर कट से चीर दिया गया था। बॉडी पे 12 गहरे जख्म थे और हर निशान कह रहा था ये कोई हादसा नहीं, पर सोची समझी गई पूरी प्लानिंग थी। ना सीसीटीवी फुटेज, ना कोई गवाह और ना कोई सस्पेक्ट। एक लैब जहाँ सिर्फ रिसर्च होनी चाहिए थी, वहाँ खून था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक सिस्टम का फेलियर था। आप सोचिए, जिस लैब में नेहा ने हर दिन नए क्योर्स, नए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, वही उसकी अंतिम जगह बन गई। क्या कॉलेज कैंपस अब सेफ है? क्या सच में किसी स्टूडेंट को न्याय मिलता है या सिर्फ डेट मिलती है? कुछ लोग दुनिया में आते हैं सिर्फ एक डिग्री या एक नौकरी के लिए नहीं, वो लोग कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं। नेहा शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ एजुकेशन को सब कुछ माना जाता था। उनके पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और माँ एक हाउसमेकर। घर में डिसिप्लिन था, वैल्यूज थी और एक सपना था कि नेहा एक दिन फैमिली का नाम रोशन करे। नेहा ने अपनी स्कूलिंग जम्मू के टॉप सीबीएसई स्कूल से की थी, जहां वो हमेशा क्लास की टॉपर रही है। साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें भी बायोलॉजी टॉपिक्स में उसकी अलग ही क्यूरियोसिटी थी। वो बचपन से ही कागज पर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करती थी और कहती थी कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी। उसी डेडिकेशन के साथ नेहा ने ग्रेजुएशन किया और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके एडमिशन लिया आगरा के प्रेस्टिजियस डालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहाँ वो पीएचडी इन नैनो बायोटेक्नोलॉजी कर रही थी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं होता। ये एक वो साइंस है जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ों को मैनिपुलेट करके नई दुनिया बनाई जा सकती है। मेडिसिन, स्मार्ट मटेरियल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। और नेहा इस फील्ड में बाकी सबसे आगे निकल चुकी थी। कॉलेज के प्रोफेसर्स उसे सीक्रेट साइंटिस्ट कहते थे। ना शो ऑफ, ना अटेंशन सीकिंग, बस काम से काम। हर वक्त लैब में काम करती रहती थी। वो पंक्चुअल थी बहुत, लैब रिपोर्ट्स टाइम पर देती थी और अपने डिपार्टमेंट में सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट मानी जाती थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर सब बदलने लगा। पिछले कुछ महीनों से नेहा थोड़ी रेस्टलेस लगने लगी थी। ना ही उसका अटेंडेंस मिस होता था, ना ही वो कंप्लेन कर रही थी किसी चीज का। लेकिन नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन दिखने लगी थी, जैसे नेहा के आसपास सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसने अपने कुछ सीनियर को सॉफ्टली मेंशन भी किया था, लैब में कुछ लोग बिना परमिशन के अंदर आते हैं और मुझे ये सब अनकंफर्टेबल फील होता है। पर उस बात पर ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया उस टाइम। अगर उस टाइम नेहा की बात पर सीरियसली ध्यान दिया गया होता तो आज कहानी कुछ और होती। नेहा ने मर्डर से एक दिन पहले अपने घर फोन किया था। उसकी माँ कहती है, उसने मुझे कहा था मम्मी मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन बाद में करूंगी। वो बाद में कभी आया ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या नेहा को किसी का डर था? क्या उसने कुछ देख लिया था ऐसा, या फिर उसके आसपास कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाजा नेहा को ऑलरेडी लग चुका था? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, रिसर्चर और एक लविंग डॉटर, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट और एक साइलेंस जिसमें छुपा था एक राज। 15 मार्च 2013 एक ऐसा दिन जो नॉर्मल दिन था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो आगरा की शांति हमेशा के लिए तोड़ गया। नेहा शर्मा हर दिन की तरह सुबह 8 बजे के आसपास अपने हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकली। उसने ब्रेकफास्ट किया, रिसर्च नोटबुक उठाई और सीधा लैब की तरफ चली गई। लैब उसका सेकंड होम था, जहां नेहा एक्सपेरिमेंट करती थी, डाटा एनालाइज करती थी। पर बात यह है, नेहा उस दिन अकेली क्यों थी लैब में? इस पॉइंट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। यूजुअली रिसर्च स्कॉलर एक टीम बनकर लैब यूज करते हैं, लेकिन उस दिन नेहा अकेली थी। क्यों? लैब रोटेशन सिस्टम जिसमें रिसर्च स्टूडेंट अलग अलग टाइम पर लैब यूज करते थे और उस दिन नेहा का टाइमिंग 9 से लेकर 11 तक का था। नेहा अपने एक एक्सपेरिमेंट के फाइनल स्टेज में थी और नेहा का कहना था कि जब तक उसको किसी चीज का कंक्लूजन नहीं मिलता तब तक मैं किसी और को इंटरफेरेंस नहीं करने दूंगी। उसने पहले ही अपने रूममेट्स को बोला था कि मैं आज लैब में ज्यादा देर तक रहूंगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो लैब रिसर्च नहीं, वो उसका आखिरी दिन बन जाएगा। नेहा यूजुअली लैब असिस्टेंट के परमिशन से ही अंदर जाती थी, इंस्ट्रूमेंट हैंडल करती थी और अगर कुछ भी गलती दिखता तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन नेहा ने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की, ना अपने दोस्तों से, ना हॉस्टल के रूममेट से। सिर्फ लैब गई और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। जब एक मर्डर होता है तो इन्वेस्टिगेशन में वक्त सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेहा शर्मा के केस में पहला ही कदम गलत था। 15 मार्च 2013 शाम हो गई थी
और नेहा अब तक अपने हॉस्टल रूम में वापस नहीं आई थी। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। हॉस्टल वार्डन ने सोचा कि शायद वो लैब में बिजी होगी या किसी के साथ सेमिनार में चले गई होगी, लेकिन जब रात के 9 बजे तक नेहा का कुछ पता नहीं चला तो वार्डन ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। पूरा कैंपस में ढूंढा गया नेहा को, पर नेहा का कोई खबर नहीं मिला। हॉस्टल वार्डन के कहने पर नेहा के घर जम्मू में फोन किया। नेहा की मां ने फोन उठाया। जब उन्होंने सुना कि नेहा पूरे दिन से ही कैंपस में नहीं है और किसी ने नहीं देखा है नेहा को, तो उनकी आवाज ही रुक गई। नेहा के पेरेंट्स ने तुरंत आगरा आने का डिसीजन लिया। उन्होंने वही से आगरा पुलिस स्टेशन में कॉल करके मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई और अगले दिन सुबह तक पूरा कैंपस नेहा के नाम से गूंज रहा था। वो एक माँ के लिए सबसे बुरा सपना था, जब आपकी बेटी कैंपस में हो पर आपको उसकी लोकेशन का पता ही ना हो और आप सिर्फ एक कॉल का इंतजार करते हो। अगले दिन सुबह जब लैब दोबारा खुला गया तब एक असिस्टेंट अंदर गया और उसने जो देखा आज तक किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। लैब के कोने में नेहा शर्मा की लाश थी। उसका चेहरा पेपर कट से कटा हुआ था और उसके बॉडी पे 12 गहरे जख्म थे। लैब के ग्लव्स, इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ या तो टूट चुका था या खून से भरा हुआ था। ये एक ब्रूटल मर्डर था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह मर्डर लैब के अंदर हुआ था। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब नेहा शर्मा की लाश माइक्रोबायोलॉजी लैब के एक कोने में मिली तो सबसे पहले जो चीजों ने पुलिस को हिला दिया वो था क्राइम का ब्रूटैलिटी लेवल। आगरा पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की अंडर आईपीसी सेक्शन 302। 12 गहरे जख्म, पेपर कटर और सर्जिकल ब्लेड से दिए गए थे। ये रैंडम अटैक नहीं था। किलर ने उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर बार बार अटैक किया था। नेहा के चेहरे पर इतना बैडली हार्म किया गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सबसे गहरा जख्म गले पर और जॉ लाइन पर था। मर्डर वेपन का साइज सर्जिकल ब्लेड जैसा शार्प और कंट्रोल्ड था, जो लैब में आसानी से मिल जाता है। एक वाउंड इतना लीथल था, डायरेक्टली कैरोटिड आर्टरी कट कर गई थी, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई थी। ये क्लियरली दिख रहा था कि ये मर्डर सिर्फ मारने के लिए नहीं, नेहा को खामोश करने के लिए किया गया था। नेहा का लैपटॉप कुछ घंटों बाद एक कचरे के डिब्बे में मिला। इनिशियली थ्रो किया गया था। उसकी कार भी मिसिंग थी, जो बाद में एक अवेंडेड एरिया में मिली। लैब के रिकॉर्ड्स में उस दिन की एंट्री ही नहीं थी, बट साइन था कि कोई और वहां था। कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स शॉक थे। एक स्टूडेंट का इतना ब्रूटल मर्डर, वो भी कैंपस के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक पीएचडी स्कॉलर अपने ही लैब में सेफ नहीं है तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सेफ्टी का मतलब क्या बचा? कैंपस में टेंशन था। मीडिया पहुंचा, प्रोटेस्ट होने लगे, स्टूडेंट के मन में सवाल उठने लगे। नेहा ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया कभी, तो फिर उसका दुश्मन कौन था? क्या ये सडन अटैक था या एक प्लान मर्डर? और सबसे बड़ी बात, जिसने भी ये किया वो काफी टाइम से नेहा के आसपास था, पर नेहा को शायद अंदाजा नहीं था कि उस खतरा इतना करीब है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक वार्निंग थी जो साइलेंस पर्दे, पावर के असर और एक सुनसान लैब बीच छुप गई थी। बट कौन था वो और क्यों किया उसने ये सब? किलर ने सीसीटीवी ड्रोन अवॉइड किए। किलर ने लैब टूल्स का मिसयूज किया। किलर ने उसके लैपटॉप फेंक दिया। सब कुछ एकदम कैलकुलेटेड था, लेकिन जितना भी प्लान परफेक्ट लग रहा था, एक छोटी सी गलती ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। वो गलती क्या थी? कौन था वो जिसके नाम नेहा ने कभी लिया भी नहीं, लेकिन वो हमेशा उसके पास रहता था? नेहा शर्मा लैब तक अपनी कार से आई थी, जो इंस्टीट्यूट के स्टाफ पार्किंग एरिया में खड़ी होती थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो नेहा की कार कैंपस में नहीं थी। कार की लोकेशन 6 किलोमीटर दूर एक आइसोलेटेड गली में अबॉन्डेड कंडीशन में मिली। इंजन ठंडा था, मतलब कार मर्डर के बाद ही छोड़ी गई थी। कार के अंदर नो ब्लड स्टेन, सब कुछ साफ था, जैसे किसी ने डेलिब्रेटेड क्लीन अप किया हो। किलर ने कार हटाकर पुलिस को कंफ्यूज करना चाहा, जैसे नेहा कैंपस से बाहर गई हो और फिर कुछ हुआ हो। लैपटॉप का खेल भी वैसा ही था। नेहा का पर्सनल और रिसर्च लैपटॉप लैब से भी गायब थे और वो मिला एक डस्टबिन में, लैब से थोड़े दूर प्लास्टिक बैग के अंदर, टू अवॉइड फिंगरप्रिंट ट्रायल्स। जब लैपटॉप रिकवर हुआ तो हार्ड डिस्क पार्शियली डैमेज थी, बट कुछ डाटा बाद रिकवर किया गया फॉरेंसिक इमेजिंग द्वारा। किलर क्लियरली चाहता था कि नेहा का डाटा, उसकी रिसर्च और उसकी डिजिटल एविडेंस भी मिटा दिया जाए, जो काफी कुछ कह गया। क्राइम सीन पर कुछ क्लू स्ट्रॉन्ग्स मिले, जिन्होंने केस का रुख ही बदल दिया। लैब के अंदर ग्लव्स और लैब कोट का पेयर मिला, एक साइज में बड़ा था, जो नेहा का हो ही नहीं सकता था। एक बूंद खून जो नेहा के बॉडी के थोड़े ही दूर पर पड़ी थी, जिसका डीएनए बाद में मैच हुआ। फुटप्रिंट लैब के वेट फ्लोर्स पर थे, जिसे कवर करने के लिए मॉप यूज किया हुआ था। लैब के ड्रॉअर में क्लोरोफॉर्म की बोतल ओपन मिली। सस्पिशियस ये था कि नेहा को अनकॉन्शियस किया गया था बिफोर मर्डर। ये सब क्लूज एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं छोड़ता। ये किसी ऐसे का काम था जो लैब का हर चीज जानता था, एसेस, इक्विपमेंट्स एंड एस्केप रूट्स। जो सबसे अलार्मिंग था वो ये था कि किलर ने सब कुछ प्लान किया था। सीसीटीवी जोन अवॉइड किया गया, लैब रजिस्टर में कोई फॉर्ज एंट्री नहीं थी, मतलब नेहा के अलावा किसी और का आने का ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं था। मर्डर के बाद मर्डर के टूल, लैब के ही इंस्ट्रूमेंट मिक्स कर दिए गए थे। नेहा के फोन से कुछ कॉल डिलीट भी किए गए थे। लास्ट के कुछ आउटगोइंग कॉल मिसिंग भी थे। किलर ने अपने पीछे ऑलमोस्ट कोई सॉलिड ट्रेस नहीं छोड़ा था, बट साइंस और टाइमिंग ने उसका साथ छुपने ही नहीं दिया। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम लैब के अंदर आए
तो एटमॉस्फेयर इतना हैवी था, सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा ये कोई नॉर्मल क्राइम सीन नहीं है। इट फील लाइक शी स्ट्रगल्ड बट शी फॉट और फिर हार गई। एक शांत लैब जहाँ माइक्रोस्कोप्स होने चाहिए थे, वहाँ ब्लड स्ट्रेन्स थे। जहाँ रिपोर्ट्स लिखी जाती थी वही पुलिस चौक मार्किंग थे। जहाँ साइंस होता था वहाँ अब एक साइलेंस था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लगा। लैब सील किया गया, नेहा का फोन, बैग और नोट्स फॉरेंसिक टीम को दिया गया। एंट्री रजिस्टर सीज हुए जिसमें नेहा का नाम लिखा था, लेकिन क्राइम सीन प्रिजर्वेशन इतना लूज था कि शुरुआत से ही केस को वीक कर दिया गया। गलती पे गलती। लोकल पुलिस ने पहले ये माना कि शायद पर्सनल मैटर होगा, एक एक्स बॉयफ्रेंड, जेलेसी या सुसाइड एंगल। उन्होंने नेहा के हॉस्टल फ्रेंड्स, क्लास फेलोज को रफ हैंडलिंग में क्वेश्चनिंग की बिना सॉलिड प्रूफ के। पुलिस ने मेजर मिस्टेक्स किए। लैब का क्राइम सीन प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया, ब्लड स्टेन ग्लव्स को बैग में रख दिया गया बिना किसी लेबलिंग के। सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव करने में 2 दिन लग गए। क्लोरोफॉर्म बॉटल से पॉसिबल फिंगरप्रिंट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू मिस हैंडलिंग। किलर तो शायद सोच रहा था उसने सब क्लीन किया, लेकिन पुलिस ने तो उसका काम और आसान बना दिया। जब कानून सो रहा था तब आवाम ने जगाया। जब फाइल दबाई जा रही थी आवाज उठाई गई नेहा के लिए। नेहा शर्मा का मर्डर जैसे ही न्यूज कैंपस में फैली, शुरू में सिर्फ साइलेंस था। स्टूडेंट्स शॉक थे, फैकल्टी कंफ्यूज थी, लेकिन जब डिटेल्स बाहर आने लगी कि किलर कैंपस के अंदर का ही था और कंप्लेंट्स पे पहले एक्शन नहीं हुआ, तब सबका साइलेंस गुस्से में बदल गया। आगरा में दयालबाग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। ब्लैक बैजेस पहने गए, कैंडल मार्च रखे गए, प्रोटेस्ट होने लगे। जस्टिस फॉर नेहा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ नेहा के लिए नहीं था, ये हर एक स्टूडेंट के लिए था जो सिस्टम के ट्रस्ट पे जीता है। पर इंस्टीट्यूट ने केस को इंटरनल मैटर कहा, पर स्टूडेंट ने कहा नो दिस इज नेशनल शेम। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक ने ऑनलाइन आउटरीच स्टार्ट किया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग होने लगे। जस्टिस फॉर नेहा, शेम ऑन दयालबाग, CBI फॉर नेहा। नेहा की कॉलेज फोटोज, लैब की इमेजेस और उसके हैंड रिटन नोट्स वायरल होने लगे। लोग कह रहे थे ये लड़की सिर्फ एक रिसर्चर नहीं थी, ये हमारे देश का फ्यूचर थी। थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स, रील्स एंड इवन स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंसर्स ने केस उठाया। लोकल पुलिस और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश की, लेकिन जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और हैशटैग्स वायरल होने लगे, तब नेशनल मीडिया ने एंट्री ली। चैनल्स जैसे आज तक, NDTV, टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे, इन सब ने प्राइम टाइम पर नेहा शर्मा का केस उठाया। टीवी हेडलाइंस आए, वॉज अ PhD स्कॉलर साइलेंस्ड बाय पावर, कॉलेज मर्डर, सिस्टमैटिक फेलियर। न्यूज रूम में डिबेट्स होने लगे। पैनल्स पे एजुकेशन एक्सपर्ट, फॉर्मर CBI ऑफिसर्स और वुमेन राइट्स एक्टिविटीज बैठ गए। जब सिस्टम इग्नोर कर रहा था, मीडिया ने आवाज बनाई। आगरा पुलिस पर ऑलरेडी नेग्लिजेंस के एलिगेशंस थे। जब मीडिया ने एक्सपोज किया एविडेंस मिसहैंडलिंग, नो CCTV प्रूफ, कॉलेज प्रेशर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तब CBI प्रूफ की डिमांड नेशनल वाइड हो गई। नेहा के पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वी वांट CBI, नॉट लोकल कवर अप, आवर डॉटर डिजर्व्स बेटर। और फाइनली अगस्त 2013 पब्लिक प्रेशर के बाद फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लेटर लिख के CBI को केस ट्रांसफर किया। ये CBI प्रूफ किसी नेता ने नहीं, आवाम ने दिलाया। नेहा शर्मा एक आम लड़की थी, लेकिन उसका केस एक सिंबल बन गया। कैंपस सेफ्टी, वुमेन रिसर्चर्स, डिग्निटी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। एक स्टूडेंट के लिए पहली बार इतने लोग सड़क पर आए, बिना किसी कास्ट और बिना किसी रिलीजन के। किलर ने एक लड़की की आवाज छुपाई, लेकिन पब्लिक ने उसके लिए दुनिया को जगा दिया। जब तक आवाम जिंदा है, जस्टिस के लिए होप भी जिंदा है। कुछ स्टूडेंट्स ने पुलिस को एक नाम दिया, उदय स्वरूप, एक फाइनल ईयर BSc स्टूडेंट और ग्रैंडसन ऑफ रिटायर्ड IAS ऑफिसर प्रेम कुमार, जो दयालबाग सत्संग सभा के हेड रह चुके थे। उदय का नाम पहले इसलिए कोई नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। पुलिस ने उदय को अपने कस्टडी में लेके क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। इनिशियली वो कॉन्फिडेंट था, बट कॉल लॉग्स, टावर लोकेशंस और डिलीटेड एंट्रीज ने गेम पलट दिया। उदय का फोन नियर बाय टावर से पिंग हुआ। मर्डर के वक्त एक ग्लव पे जो DNA मिला वो पार्शियल मैच हुआ उदय के साथ। नेहा के फोन से कुछ डिलीटेड कॉल लॉग्स ट्रेस हुए और उनमें उदय का नाम था। इस केस में और एक इंसान था जिसने उदय का साथ दिया, यशबीर संधू, लैब टेक्नीशियन। उस पर एलिगेशन थी उसने मर्डर के बाद सब कुछ कवर अप करने में मदद की उदय की। ग्लव्स डिस्ट्रॉय किए, केमिकल सेल्फ लॉक की और लैब रजिस्टर को टेम्पर किया। एक पावरफुल लड़का और एक लैब टेक्नीशियन, दोनों ने मिलकर एक लड़की की आवाज हमेशा के लिए छुपाना चाहते थे, लेकिन साइंस ने उनका सच सबके सामने लाकर रख दिया। जब लोकल सिस्टम ही फेल हो जाए तब नेशनल लेवल पर सच ढूंढना पड़ता है, और नेहा शर्मा के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई CBI ने। CBI ने सबसे पहले टाइमलाइन रिबिल्ड किया, सेकंड 1 by 2 स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किए। मार्च 15 सुबह 8 बजे थे। नेहा लैब गई, रजिस्टर में एंट्री की। 9:15 लैब के आसपास उदय स्वरूप का फोन सिग्नल मिला। नेहा का एस्टिमेटेड डेथ टाइम था 9:30 से 10 बजे के बीच, एज पर पोस्टमार्टम रिकॉर्ड। 10:15 के लैब के नियर बाय एरिया में
एक स्टूडेंट ने एक लड़के को तेजी से निकलते देखा, जिसकी बाद में पहचान हुई उदय स्वरूप। सीबीआई ने पूरा लैब फिर से इंस्पेक्ट किया। क्लोरोफॉर्म बोतल का केमिकल मैच हुआ नेहा के लंग के साथ। टॉक्सिकोलॉजी से किया गया था। कंफर्मेशन मिल गया था उसको। नेहा को पहले अनकॉन्शियस किया गया था। ग्लव्स पे ब्लड स्पॉट्स डीएनए मैच हुए उदय के साथ, जो कि ये प्रूव कर रहा था कि उस दिन कोई लैब में था नेहा के साथ। नेहा के डैमेज लैपटॉप को फॉरेंसिक डाटा के साथ रिकवर किया गया। उसमें से आया एक ईमेल ड्राफ्ट, आई एम फीलिंग अनसेफ, दैट गाय कीप्स एंटरिंग द लैब विदाउट परमिशन। ये ड्राफ्ट नेहा ने लिखा था बट सेंड नहीं किया था। किलर का मास्क हटा। सीबीआई ने उदय के फोन डाटास को भी स्कैन किया। उदय ने नेहा के मर्डर के एक दिन पहले ही उसको मैसेज किया था, आई नीड टू टॉक अलोन, डोंट इग्नोर मी दिस टाइम। जब नेहा ने इग्नोर किया तब उसने मल्टीपल मिस कॉल्स किए। मर्डर के बाद उसने अपने कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर दिए, बट बाद में ये सब डाटा रिकवर किया गया फॉरेंसिक साइबर द्वारा। ये सारी चीजें मिलकर सीबीआई ने एक क्लियर मोटिव बिल्ड किया, ऑब्सेशन, ईगो एंड रिजेक्शन। उदय चाहता था कि नेहा उसे सीरियसली ले, और जब नेहा ने उसका अटेंशन रिजेक्ट कर दिया, उसने सोचा ये तो उसकी हाँ होगी या खत्म। सीबीआई ने यशबीर, लैब टेक्नीशियन, फिर से इंट्रोगेशन किया। इनिशियली वो कहता रहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस क्लीन अप करने के लिए बोला गया था। लेकिन जब सीबीआई ने प्रेशर डाला और सीसीटीवी एरिया के पीछे उसका मूवमेंट्स देखा गया, तब यशबीर ने एडमिट किया। मर्डर के बाद उदय ने उसे कहा, तू बस ब्लड साफ कर दे और रजिस्टर में कुछ चेंज कर दे, तेरे लिए भी ये सब सेफ रहेगा। उसने ग्लव, ब्लेड्स और क्लोथ्स डिस्पोज किए। रजिस्टर में एंट्री टाइम में फॉरवर्ड किया ताकि दूसरों को ये लगे नेहा और देर तक लैब में रुकी थी। ये पूरा प्लान पहले से तैयार नहीं था, लेकिन जब मर्डर हो गया तब कवर अप करने के लिए हर लाइन क्रॉस कर दी गई। सीबीआई ने अपना चार्जशीट में 2015 में फाइल किया। उसमें क्लियरली लिखा था, उदय स्वरूप मेन एक्यूज्ड, मर्डर विद इंटेंट, यशबीर संधू को एक्यूज्ड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, नेहा शर्मा विक्टिम ऑफ प्रीमेडिटेटेड वायलेंस, इग्नोर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, साइलेंस बाय ईगो। चार्जशीट में ये सब लिखा गया था। अगर नेहा की वार्निंग को सीरियसली लिया गया होता तो शायद आज ये सब कभी होता ही नहीं। जब सीबीआई ने पूरी कहानी सबके सामने लाई, नेहा के पापा सिर्फ इतना कह पाए, हमारी बेटी ने सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही वहाँ एडमिशन लिया था, उसने किसी से कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक सेफ लैब चाहिए था। अगर सिस्टम ने उसकी सुन ली होती तो आज वो जिंदा होती। सीबीआई ने सच ढूंढ लिया था, सब कुछ पेपर पे लिख दिया गया था। 23 अप्रैल 2013 आगरा पुलिस ने फाइनली दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उदय स्वरूप को कॉलेज के आसपास से ही अरेस्ट किया और यशबीर को आगरा के अंदर से ही अरेस्ट किया गया। कभी कभी कोई किलर दूर बैठा हुआ एनिमी नहीं होता है, कभी कभी वो होता है जो हमारे आसपास ही होता है, हमेशा हम पर नजर रखता है बिना कुछ कहे। आखिर ये उदय स्वरूप है कौन? उदय स्वरूप का नाम कॉलेज में काफी लोग जानते थे। फाइनल ईयर बीएससी स्टूडेंट एट दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, ग्रैंडसन ऑफ प्रेम कुमार और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ दयालबाग सत्संग सभा, एक पावरफुल रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। ये बैकग्राउंड उदय को बहुत प्रिविलेज देता था। कैंपस में उसका एटीट्यूड क्लियर था, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता और एक एवरेज स्टूडेंट था, बट लैब के आसपास अक्सर देखा जाता था, जबकि वो ऑफिशियली स्कॉलर नहीं था। क्या उदय को साइंस में इंटरेस्ट था? शायद नहीं। उदय की नजर किसी और पर थी। उदय और नेहा एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन क्लोज फ्रेंड नहीं थे। नेहा एक इंटेलिजेंट गर्ल और फोकस्ड गर्ल थी। उसका सर्कल बहुत छोटा था। उदय नेहा का लैब प्रेजेंस ऑब्जर्व करता था, कब वो लैब आती है, कब वो जाती है, उसके टाइमिंग याद रखता था। कभी को वो कैजुअली बात करने का भी कोशिश करता था नेहा से, बट नेहा पोलाइटली अवॉइड करती थी उदय को। उसने एक बार डायरेक्टली मैसेज भी किया था, यू शुड टॉक टू मी प्रॉपरली, आई एम नॉट जस्ट अ एनी गाय। नेहा ने उस बात को लाइटली ले लिया और इग्नोर कर दिया, बट उदय ने उसको रिजेक्शन समझा, इंसल्ट समझा और धीरे धीरे ऑब्सेशन डेवलप कर लिया। उदय एक ऐसे जोन में पहुंच गया था जहां उसे लगने लगा कि अगर उसे नेहा हाँ नहीं बोलेगी तो उसे खामोश कर दिया जाए। 15 मार्च 2013 सुबह 8:45 उदय अपने हॉस्टल रूम से निकला। उसका फोन टावर सिग्नल लैब के आसपास ट्रेस हुआ। उदय ने अपना फेस पार्शियली कवर किया हुआ था। सफेद कलर की एक हुडी पहनी हुई थी। उदय के हाथ में एक फाइल और एक बॉटल था। सस्पेक्ट ये था कि शायद वो क्लोरोफॉर्म का बॉटल हो सकता था। एंट्री रजिस्टर में उसका नाम नहीं था क्योंकि उदय ने लैब में अनऑथराइज्ड एंट्री ली थी। उस वक्त नेहा ऑलरेडी लैब में थी। उदय चुपके से लैब के अंदर गया और क्लोरोफॉर्म का यूज करके नेहा को अनकॉन्शियस किया। मर्डर के बाद उदय ने ग्लव्स और इंस्ट्रूमेंट को डिस्पोज करना चाहा। लैपटॉप को बैग में डाल के फेंक दिया नियर बाय गार्बेज डंप में। कार को ले जाके कैंपस के बाहर छोड़ा 6 किलोमीटर दूर। लैब के अंदर रजिस्टर और ड्रॉवर की पोजीशन बदली ताकि क्राइम लुक एक्सीडेंट लगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने नेहा के घर भी कॉल किया था, एक कंसर्न फ्रेंड बन के। बोला कि शायद नेहा मार्केट गई है, आप चिंता मत कीजिए। किलर वो होता है जो मर्डर के बाद भी नॉर्मल के एक्टिंग करता है और उदय ने वो रोल परफेक्टली प्ले किया। जब पुलिस ने इनिशियल क्वेश्चनिंग की उदय से, वो बिल्कुल काम दिख रहा था। उदय ने बोला, मैं तो हॉस्टल में था, मुझे कुछ नहीं पता, शी वॉज जस्ट अ गर्ल फ्रॉम अनदर बैच। उदय ने एक कहानी बनाई कि उस वक्त वो नोट्स लिख रहा था। बट जब सीबीआई ने उदय के फोन सेल का टावर लोकेशन चेक किया, कॉल रिकॉर्ड्स और लैब क्लूज प्रेजेंट्स किए, तब उसका मास्क गिर गया।
जिस उदय को लगता था कि उसका बैकग्राउंड उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी प्लानिंग एक छोटी सी गलती ने फेल कर दी। नेहा के फोन में बज गया था एक उदय का मिस कॉल। नेहा के पेरेंट्स कहते हैं हमारी बेटी ने सिर्फ इतना किया, एक ऑब्सेशन को नो बोला, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी छीन ली गई। उदय स्वरूप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक प्रिविलेज प्रीडेटर था जिसने अपने एक ईगो के लिए एक जिंदगी छीन ली। एक क्राइम सिर्फ किलर नहीं करता, कभी कभी कोई और उसके साथ भी होता है जो क्राइम के बाद सब कुछ छुपाता है बिना किसी गिल्ट के। आखिरकार यशबीर संधू था कौन? ये एक लैब टेक्नीशियन था दालबाग इंस्टीट्यूट के माइक्रोबायोलॉजी का। लगभग 8 साल से वो वही काम करता था। लैब की हर फाइल, हर ड्रॉवर, हर केमिकल उसे याद था। उसका काम लैब ओपन करना और क्लोज करना था, इक्विपमेंट सैनिटाइज करना, केमिकल्स को हैंडल करना, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सेटअप रेडी करना। यशबीर संधू कैंपस का परमानेंट स्टाफ नहीं था, पर हर रिसर्चर के रूटीन को जानता था, उनके हैबिट्स, उनका टाइम। यशबीर संधू आखिरकार उदय को जानता कैसे था? उदय ऑफिशियली रिसर्च स्कॉलर नहीं था, बट फिर भी लैब के आसपास रेगुलरली उसका आना जाना था। दोनों का पहली बार इंटरेक्शन हुआ था एक इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उदय ने यशबीर से एक बार हेल्प मांगी थी, लैब का एक्सेस मिल सकता है क्या, बिना रजिस्टर के। तब से इन दोनों के बीच इनफॉर्मल बॉन्डिंग बन गई थी। यशबीर को यह पता था कि उदय का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। उसने उदय से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा। एक टेक्नीशियन जो रूल्स इग्नोर करने के लिए तैयार हो गया था, और एक लड़का जिसने रूल तोड़ने की आदत थी, दोनों का एक साथ का कॉम्बो बहुत डेडली बन गया। यशबीर ने उदय के साथ क्या मदद की और कैसे कवर अप किया? सीबीआई इंट्रोगेशन में यशबीर ने इनिशियली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट जब उसे सीसीटीवी का ब्लड शेडो, केमिकल शेल्फ फिंगरप्रिंट और एविडेंस दिखाया गया, तब उसने कन्फेस किया। उसका कन्फेशन पूरा क्लियर था। मुझे उसने बोला कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्लड क्लीन करना है, बस थोड़ा हेल्प कर दे और तू सेफ रहेगा। यशबीर ने क्या क्या किया मर्डर के बाद? मर्डर के बाद ब्लड सोक ग्लव्स और लैब कोट डिस्पोज किए। नेहा के लैब रजिस्टर में टाइम एंट्री स्टैम्पर की, केमिकल ड्रॉवर बंद किया ताकि क्लोरोफॉर्म बोतल ना दिखाई दे, लैब के एंट्री गेट का लॉक शीट हटा दिया, लैपटॉप गार्बेज में फेंक दिया गया। यशबीर ने सिर्फ क्राइम सीन क्लीन नहीं किया, उसने सिस्टम के ऊपर से पूरा भरोसा ही क्लीन कर दिया था। क्या उन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी? ये पॉइंट सीबीआई के लिए भी ग्रे था इनिशियली। क्या यशबीर मर्डर का हिस्सा था या सिर्फ कवर अप था? इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ मर्डर उदय ने किया था। यशबीर को मर्डर के तुरंत बाद इन्वॉल्व किया गया था। सीबीआई रिकॉर्ड्स के मुताबिक उदय ने उसे बोला सब गलत हो गया, तू बस हेल्प कर दे वरना तू भी फंस जाएगा। यशबीर डर गया। उसने कहा मैंने सोचा सिर्फ क्लीनिंग ही तो है, मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बट लॉ के हिसाब से मर्डर के बाद सबूत मिटाना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। जब तुम किसी की लाश साफ करने में मदद करते हो तो तुम्हारे हाथ भी लहू से भीग जाते हैं। क्या क्या चार्जेस आखिरकार फाइल किए गए यशबीर के ऊपर? सीबीआई ने यशबीर के अगेंस्ट ये सब चार्जेस फाइल किए। आईपीसी 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड अंडर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। यशबीर का कन्फेशन कोर्ट में दिया गया और बेल के लिए उसने अलग से पिटीशन फाइल की थी। यशबीर ने मीडिया के सामने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन नेहा के पेरेंट्स ने कहा जिस लैब टेक्नीशियन पर हमें भरोसा था उसने ही हमारी बेटी का खून का निशान साफ कर दिया। वो सिर्फ केमिकल नहीं मिलाता था, कभी कभी इंसान भी सिस्टम के साथ मिक्स हो जाता है और उसका असलियत छुप जाता है। क्राइम हो जाता है तो लोग चिल्लाते हैं, पर कोर्ट में जब केस जाता है तो आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती है। यशबीर संधू ने सीबीआई के सामने कन्फेस किया था कि उदय ने उसे हेल्प मांगी सबूत साफ करने के लिए, और उसने सोचा सिर्फ क्लीन ही तो करना है, मैं किलर तो नहीं हूँ। लेकिन सीबीआई ने क्लियर बोला मर्डर के बाद उसके सबूत मिटाने वाले भी इक्वली गिल्टी हैं। उदय स्वरूप और यशबीर संधू दोनों पर चार्जशीट फाइल हुई। केस गया आगरा सेशन कोर्ट में, पर कोर्टरूम में मर्डर सिर्फ क्राइम नहीं होता, वहाँ मर्डर एक फाइल बन जाता है। पेपर वर्क, तारीख पे तारीख और वक्त का इंतजार। सीबीआई ने जो चार्जेस लगाए थे उनके बेसिस पर 2015 में ऑफिशियली ट्रायल स्टार्ट हुआ। उदय स्वरूप पर चार्जेस थे आईपीसी 302 मर्डर, आईपीसी 376 अटेम्प्ट मोलेस्टेशन रिलेटेड सस्पिशन, आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, और यशबीर संधू के ऊपर चार्जेस आईपीसी 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आईपीसी 34 कॉमन इंटेंशन। केस इनिशियली फास्ट ट्रैक में गया, लेकिन जैसे ही डिफेंस लॉयर ने बेल पिटीशन, अपील मोशन और टेक्निकल ऑब्जेक्शंस डालने शुरू किए, ट्रायल स्लो हो गया। नेहा के पेरेंट्स कोर्ट के सुनवाई में प्रेजेंट थे, लेकिन हर बार सिर्फ डेट्स मिलती थी, डिसीजन नहीं। वक्त धीरे धीरे जाने लगा, जस्टिस अभी तक नहीं मिला था। 2016 से लेके 2022 तक 70+ हियरिंग हुई। प्रोसिक्यूशन ने 28 विटनेस बुलाए, प्रोफेसर्स, लैब स्टाफ्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इवन डिजिटल रिकवरी एनालिस्ट। उदय के लॉयर्स ने बार बार डिले की रिक्वेस्ट डाली, कभी मेडिकल ग्राउंड्स, कभी विटनेस क्रॉस एग्जाम पेंडिंग। एक लड़की का मर्डर हुआ और 6 साल बाद भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाया कि किसने किया और क्या सजा देनी है। नेहा के फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारी बेटी एक साइंटिस्ट बन सकती थी, आज उसके किलर साइंटिस्ट की तरह कोर्ट रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिले का, मैनिपुलेशन का। 2024 में उदय स्वरूप ने बेल फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
ट्रायल में एक्सेसिव डिले, सभी विटनेस एग्जामिन हो चुके थे। ही हैज बीन कस्टडी फॉर ओवर 9 years। और मई 2024 महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उदय को बेल ग्रांट कर दिया। 9 साल तक जेल में रहने के बाद सिस्टम ने कहा अब तक वो बदल गया होगा। नेहा की मां ने कोर्ट में बार बार सिर्फ इतना कहा, क्या मेरी बेटी वापस आएगी? तो क्या ये जस्टिस है? यशवीर ने भी अलग अलग बेल के लिए अप्लाई किया था। उसका केस अभी पेंडिंग है। सीबीआई के चार्जशीट इंटैक्ट थे, पर कोर्ट रूम का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। नेहा शर्मा के नाम अब एक फाइल में सिर्फ एक विक्टिम आईडी बन चुका है, पर उसकी फैमिली के लिए वो एक जिंदा मेमोरी है, हर दिन का दर्द है। मीडिया ने पहले केस उठाया, पर 11 साल बाद सिर्फ कुछ ही लोग याद रहते हैं। न्यूज चैनल्स अब नए क्राइम्स ढूंढ रहे हैं, पर नेहा की माँ हर दिन एक ही मेमोरी में जी रही है। वो लैब का वो एक कोना जहां उनकी बेटी की लाश मिली थी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, नेहा शर्मा के परिवार की जिंदगी बन चुकी है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उदय जेल से बाहर है, यशवीर बेल के इंतजार में है, और नेहा वो कहाँ है? वो तो वही कहीं लैब में छुप गई है, एक माइक्रोस्कोप के पीछे, एक ब्रोकन टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एक अनआंसर्ड सवाल के साथ। नेहा शर्मा की कहानी यही तक नहीं थी, पर उसकी जिंदगी यही तक थी। एक लड़की जो दुनिया के लिए क्योर्स ढूंढ रही थी, उसके लिए सिस्टम एक सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाया। उसने कंप्लेन लिखी थी, रिक्वेस्ट की थी, वार्निंग भी दी थी, लेकिन उसकी आवाज फाइल के नीचे दबा दी गई। मर्डरर ने नेहा की जान ली, लेकिन सिस्टम की खामोशी, कोर्ट का डर और कॉलेज का कोई एक्शन टाइम पर नहीं लेना ने उसे बार बार मारा। नेहा का सपना था साइंटिस्ट बनना, लेकिन उसकी मौत ने पूरे देश को जगा दिया। और इस कहानी का सवाल ये है, क्या सिर्फ बेल मिल जाना जस्टिस होता है? क्या कोर्ट का इंतजार जस्टिस का हिस्सा है? वो लड़की गई नहीं, वो हर रिसर्चर की आंखों में है, हर स्टूडेंट के दिमाग में है, हर स्टूडेंट के डर में है, और हर उस माँ के दिल में है जो अपनी बेटी के लिए सपना देखता है। लेकिन पहले एक सेफ सिस्टम बनाना है। नेहा शर्मा आज भी एक नाम नहीं, एक याद है, एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया।